नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम गर्ग और आपका लावण्या फिजिक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम, या कूलॉम बल भी कह सकते हैं, या इसे हम विद्युत बल भी कह सकते हैं। देखिए, पहले इस नियम का एक स्टेटमेंट ज़रा हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इसका कथन क्या है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के बीच में कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारे पास मान लीजिए दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। इनके बीच में कोई मीडियम होगा। मीडियम के रूप में हम वायु मान सकते हैं, निर्वात मान सकते हैं, या अन्य कोई माध्यम मान सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ माध्यम के रूप में निर्वात मानकर चल रहे हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो ये वाला सेकेंड आवेश इस फर्स्ट आवेश के ऊपर कितना बल लगाएगा, वो होगा हमारा F12। 1 का मतलब Q1 के ऊपर लगने वाला बल और 2 का मतलब Q2 के कारण लगने वाला बल। इसी प्रकार से Q1 आवेश Q2 आवेश के ऊपर एक बल लगाएगा, तो इस बल का मान कितना होगा, F21। F21 का मतलब होता है Q2 आवेश के ऊपर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल। तो इस बल का मान कितना होगा, इस बल की वैल्यू कितनी होगी। F12 और F21 दोनों की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही आवेश एक दूसरे के ऊपर बराबर बल लगाएंगे। और इस बल की वैल्यू कितनी होगी, इस बल की वैल्यू होगी K Q1 Q2 अपॉन R²। F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए ये बल की वैल्यू कैसे आती है, आइए हम देखते हैं। इस नियम को ध्यान से धीरे धीरे पढ़ते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर एवं बिंदुवत आवेशों के बीच में, ये दोनों आवेश कैसे होने चाहिए बच्चों, स्थिर होने चाहिए। दोनों ही आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। गतिशील अवस्था में अगर ये आवेश होंगे तो इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगी। वो क्या होंगी आगे हम डिस्कस करेंगे। एवं इन दोनों आवेशों का आकार कितना बड़ा होना चाहिए। ये दोनों आवेश बिंदु आवेशों के रूप में हो, पॉइंट लाइक चार्ज हो, पॉइंट के समान बड़े हों, तब इनके बीच में जो लगने वाला विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, वह बल कितना होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। बल को हम F मान सकते हैं और ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। गुणनफल के समानुपाती होने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड या परिमाण इनका हम बढ़ाएंगे तो बल का मान भी ज़्यादा होगा। अगर हम Q1 का मान बढ़ाएंगे तब भी F बढ़ेगा, Q2 का मान बढ़ाएंगे तब भी F बढ़ेगा। अगर हम दोनों का मान बढ़ाएंगे तब भी बल का मान ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। और आगे बढ़ते हैं, यह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो बल है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब अगर हम इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को ज़्यादा करते हैं, दूरी को ज़्यादा करेंगे अगर, तो क्या होगा, इनके बीच में लगने वाला जो बल है वो कम हो जाएगा सिंपली। तो इसको हम रिलेशन नंबर 1 मान सकते हैं, इसको रिलेशन नंबर 2 मान सकते हैं। अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखें कंबाइंड करके तो कितना होगा, दोनों संबंधों को सम्मिलित रूप में लिखने पर, दोनों को एक साथ लिखें तो कितना आएगा, F समानुपाती
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम इस समानुपात के निशान को हटाएंगे तो इनके स्थान पर एक नियतांक आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हमने यहाँ पर k मान लिया है। बाकी का जो रिलेशन है पूरा ऐसे ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं कूलॉम बल। क्या बोलते हैं इसको? कूलॉम बल, या एक और नाम है इसका, इसे हम कह सकते हैं विद्युत बल, या इसका एक और नाम है, इसे हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, या स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल या विद्युत बल या कूलॉम बल, कई नामों से इस रिलेशन को जाना जाता है। तो यहाँ पर k क्या है? k को हम बोलते हैं कूलॉम नियतांक। k को हम क्या बोलते हैं? कूलॉम नियतांक। k का एक नाम और है, k को हम कह सकते हैं विद्युत बल नियतांक। k को हम विद्युत बल नियतांक भी कह सकते हैं। k का मान कितना होता है? k की वैल्यू कितनी होती है? तो k की वैल्यू निकाली जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो k का फॉर्मूला कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब बात आती है यहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या है? एप्सिलॉन 0 को हम अलग से देखते हैं। फिलहाल आप इतना नोट कर लीजिए, मैं इसे साफ करता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि एप्सिलॉन 0 क्या है। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता मतलब इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। विद्युतशीलता का या परमिटिविटी का क्या मतलब होता है? इन दोनों आवेशों के बीच में जो भी माध्यम होगा वह माध्यम कितनी विद्युत बल रेखाओं को जाने की परमिशन देगा, कितनी विद्युत बल रेखाओं को परमिट करेगा, उसी को हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। मान लो इन दोनों आवेशों के बीच में अगर वायु है तो वायु में से कितनी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के पास जाकर के विद्युत बल पैदा कर सकती हैं, उन्हीं बल रेखाओं की सामर्थ्य को हम विद्युतशीलता कहते हैं। तो एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी? 1/4 पाई k। k की वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन 0 को इधर लिख देंगे और k को इधर लिख देंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई k। अगर हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दें, 4 पाई की वैल्यू 3.14, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो इसका आंसर निकल के आता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसका जो मात्रक होगा, इसका जो यूनिट होगा वो k का उल्टा होगा। k का यूनिट क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या होगा? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से एप्सिलॉन 0 का मान हो जाएगा हमारा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, ये बहुत काम का रिजल्ट है। तो इस प्रकार से जो हमारा कूलॉम बल है वो पूरा हो जाता है।
कूलॉम बल के रूप में आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अभी हम इसमें लगाएंगे, तब आप लोगों को और ज़्यादा ये नियम समझ में आएगा। क्योंकि देखो फिजिक्स में कोई भी टॉपिक जो होता है वो केवल थ्योरी पढ़ने से या डेरिवेशन करने से पूरा नहीं होता। जब तक हम उसके न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे, उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक हमें उस टॉपिक की डेप्थ समझ में नहीं आती। इस कूलॉम बल की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, IIT में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इस कूलॉम बल को समझने के लिए इसके ऊपर प्रॉब्लम्स लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम आगे लगाएंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इस कूलॉम के नियम से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं, जो हमारे काम की हैं। तो सबसे पहली बात तो याद रखने की ये है कि यहाँ पर जो कूलॉम का नियम है, इसमें जो दो आवेश होते हैं, ये दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। क्यों स्थिर अवस्था में ही क्यों होने चाहिए? अगर मान लीजिए ये दोनों आवेश गतिशील अवस्था में हो जाए तो उससे क्या परेशानी होगी? देखो सोचने वाली बात यह है कि जब तक आवेश स्थिर अवस्था में होगा, एक जगह पर रखा होगा, तब तक उसके ऊपर जो कार्य करने वाला बल है वो कूलॉम बल होगा, विद्युत बल होगा। लेकिन जैसे ही आवेश हमारा मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, आवेश मूव करने लगेगा, गतिशील हो जाएगा, तो उसमें विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए इसकी एक मुख्य शर्त है, कंडीशन है कि कूलॉम के नियम में जो दोनों आवेश हम यूज करते हैं, ये दोनों आवेश स्थिर अवस्था में होने चाहिए। क्योंकि अगर आवेश गतिशील अवस्था में हो गए तो विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये दोनों आवेश कितने बड़े होने चाहिए। इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि ये आवेश कितने बड़े हों। किसी किसी क्वेश्चन में गोली आवेश होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, किसी किसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रूप में आवेश होता है। तो हमेशा ये थोड़ा सा विवाद का विषय रहता है कि इस कूलॉम के नियम में जो आवेशों का आकार है वो कितना बड़ा हो। तो देखो इसमें हम देखते हैं कि दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए। बिंदुवत का मतलब होता है पॉइंट लाइक चार्ज। अगर ये पॉइंट लाइक चार्ज हैं तब तो ये एप्लीकेबल है कूलॉम का नियम इन आवेशों में बल की गणना करने के लिए। लेकिन अगर इन आवेशों का जो आकार है पॉइंट लाइक नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा है, तो फिर ये कूलॉम का नियम यहाँ पर फेल हो जाता है। तो अब ये थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा आवेश बिंदुवत होगा और कौन सा आवेश बिंदुवत नहीं होगा। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों आवेशों का जो आकार है, इन दोनों आवेशों की जो डायमेंशंस हैं, वो डायमेंशन इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे बहुत छोटी होनी चाहिए। इनके बीच की डिस्टेंस अगर डायमेंशन की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी है तब ये दोनों आवेश बिंदुवत आवेश हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी केस में ये कंडीशन फेल हो जाती है तो फिर वो दोनों आवेश बिंदुवत नहीं होंगे और ऐसी कंडीशन में कूलॉम का बल अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। 2 पॉइंट्स के बाद में तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से लेकर कुछ किलोमीटर तक हो सकती है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं हो और कुछ किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो। मतलब अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से कम हो गई तो क्या होगा? तो फिर इन दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल के साथ साथ नाभिकीय बल भी उत्पन्न हो जाएगा। और नाभिकीय बल इस प्रकृति का, इस नेचर का सबसे मजबूत बल होता है। जब नाभिकीय बल उत्पन्न हो जाएगा तो फिर विद्युत बल का क्या मतलब है? फिर विद्युत बल का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से कम नहीं हो और कुछ किलोमीटर तक हो सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, यह बल केंद्रीय बल होता है। कैसा बल होता है ये? केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल का मतलब क्या है कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाले बल की दिशा हमेशा किधर होगी? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, तो इस रेखा के अनुदिश लगेगा बल, या तो इधर या इधर। ऐसा नहीं है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है और बल इधर लग जाए या इधर लग जाए या इधर लग जाए, ऐसा नहीं होगा। इसमें जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा के अलोंग, इस रेखा के अनुदिश ही लगेगा हमेशा कूलॉम बल। इसलिए इसको बोलते हैं कि कूलॉम बल एक केंद्रीय बल होता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बल होता है वह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। यह बल न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। मतलब क्या है कहने का? अगर मान लो सेकंड आवेश फर्स्ट के ऊपर जो बल लगा रहा है वह F12 है और फर्स्ट आवेश सेकंड के ऊपर जो बल लगा रहा है वो F21 है, तो दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल कैसा होगा? बराबर होगा। लेकिन ये बराबर होने के साथ साथ अपोजिट भी तो होगा। अगर हम देखें F12 की जो डायरेक्शन है इधर है, तो F21 की डायरेक्शन किधर होगी? इसके अपोजिट होगी, अपोजिट है। तो इस फिगर से भी ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो कूलॉम बल होता है वह न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो बच्चों, कूलॉम बल पढ़ने के बाद, कूलॉम का नियम करने के बाद एक हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल करके देखते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर है 1.5। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, करने में हमें मज़ा आएगा। इस एग्जाम्पल में क्या है, एक हमारे पास कोई धातु का गोला है, इसको आवेश दिया गया है, कुछ आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया गया है हमें पता नहीं, ये सवाल में गिवन नहीं है। तो मान लो इसको Q1 आवेश दिया है, इसे मान लेते हैं इसके ऊपर Q1 आवेश है और इसको किसी नायलॉन के धागे से किसी दृढ़ आधार से लटकाया गया है, मतलब निलंबित किया गया है, लटका दिया गया है। इसी के पास एक दूसरा धातु का गोला है, इसके ऊपर कुछ आवेश है, इस आवेश को मान लेते हैं Q2 आवेश, ये भी धातु का है। इस गोले को इस गोले के पास में लाया जाता है, पास में लेकर आते हैं और दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, हम A के पास एक कोई गोला लेकर आते हैं C, तो शुरुआत में A के पास कितना आवेश था? Q1। जब हम इसके पास C गोला लेकर आएंगे और इसको एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखेंगे, टच कराएंगे, दोनों संपर्क में होंगे, तो फिर इस गोले के ऊपर शुरुआत में कोई आवेश नहीं है, लेकिन बाद में कितना आवेश आ जाएगा? जब ये गोला
इसको संपर्क में आएगा, टच करेगा, तो क्या होगा, ए का जो आवेश है सी के ऊपर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। तो ए के ऊपर कितना चार्ज है, सपोज दैट Q1 चार्ज है, और सी के ऊपर कितना चार्ज है, 0। तो जैसे ही एक दूसरे को टच करेंगे तो ए का आवेश सी के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक स्टार्ट रहेगा, कब तक ये जो चार्ज है ए का सी के ऊपर आता रहेगा, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको बताया गया है कि दोनों जो गोले हैं एक दूसरे के जैसे हैं, मतलब दोनों गोले आइडेंटिकल हैं। इसलिए ए का जब आवेश पूरी प्रकार से सी के ऊपर आ जाएगा तो फिर आवेश का स्थानांतरण रुक जाएगा। ऐसी स्थिति में सी के ऊपर कितना आवेश होगा, जितना आवेश ए के ऊपर होगा। पहले आवेश ए पर कितना था, Q1, तो अब इसके ऊपर आधा आवेश सी पर चला गया, तो ए पर आवेश बचेगा Q1/2, और सी के ऊपर कितना आवेश हो गया, Q1/2। तो कहने का मतलब इतना सा है कि ए के ऊपर Q1 आवेश था, इसके पास हम एक उदासीन वस्तु लेकर आए, इसको संपर्क में किया, तो क्या हुआ, आवेश का स्थानांतरण। आवेश के स्थानांतरण के कारण ए के ऊपर आधा आवेश और आधा आवेश सी के ऊपर। इसी प्रकार बी से हमने एक अन्य गोला संपर्क में किया, दोनों को एक दूसरे के साथ टच करा के रखा, तो जो बी का आवेश है वो आधा आवेश डी में आ जाएगा। शुरुआत में बी के ऊपर मैंने Q2 आवेश मान लिया, तो अब बी के ऊपर कितना आवेश होगा, Q2/2, और डी के ऊपर कितना आवेश होगा, Q2/2। क्योंकि जो बी और डी गोले हैं वो आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए जब तक कि बी का आधा आवेश डी पर नहीं आ जाएगा तब तक चार्ज का ट्रांसफ़र होता रहेगा। फिर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र के बाद में सी और डी जो गोले हैं, हमारे वस्तुएं हैं, इन दोनों को हटा देंगे, अलग कर देंगे, और ए और बी बचेंगे। ए और बी के बीच की डिस्टेंस इनिशियली 10 सेंटीमीटर थी, अब कितनी कर दी है डिस्टेंस, 5 सेंटीमीटर। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, ए का चार्ज भी पहले से आधा हो गया। पहले चार्ज इसका Q1 था, अब इसका चार्ज बचा Q1/2। बी का चार्ज पहले Q2 था, अब बचा है Q2/2। दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले 10 सेंटीमीटर थी, अब डिस्टेंस बची है 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये पता करना है कि अब जो आवेशों के बीच में लगने वाला बल है वो पहले की तुलना में कितना है, कितना ज़्यादा हुआ या कितना कम हुआ। तो प्रारंभिक अवस्था में जो बल था, पहले हम वह निकालते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कूलॉम बल, फॉर्मूला हमें पता है, F = K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू, एक्चुअली इसमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैल्यू हम पुट नहीं कर रहे क्योंकि वैल्यू हमें पता भी नहीं है, केवल R की वैल्यू हमको पता है, तो R की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। अब इसको मीटर में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब इस नई स्थिति में कितना बल लगेगा, अंतिम अवस्था में कूलॉम बल, कितना बल आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा पहले की तरह, K Q1 Q2/r²। अब क्या है, Q1 पहले से आधा हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे Q1/2। Q2 भी आधा हो गया पहले से, तो हम यहाँ लिखेंगे Q2/2। डिस्टेंस भी आधी हो गई पहले से, तो डिस्टेंस को हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, मतलब 25 × 10⁻⁴। ये हमने मीटर में चेंज करने के लिए किया है। थोड़ा से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा K Q1 Q2, 2 2 जा 4, 4 नीचे आएगा, 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 100 × 10⁻⁴।
इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखने के बाद क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो दोनों बल हैं वो बराबर हैं। इसको अगर मैं F1 मान लूँ और इसको मैं F2 मान लूँ तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से F1 और F2 कितने हैं, बराबर हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों आवेशों को आधा कर दें और उनके बीच की दूरी को भी आधा कर दें तो ऐसी स्थिति में कूलॉम बल जो होता है अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज रहता है। इसी तरह के और टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।